जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये तीन चीज़ें थी जो हमने अपनी वेबसाइट्स में ऐड की थी, मतलब तीन वेबसाइट्स थी टोटल। और इनके फाइल मैनेजर और डेटाबेस की बात हो रही थी। तो अभी हम इनमें से कोई भी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली है। तो इसको मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। और अभी ये जो सेटिंग्स आ रही है ये उस वेबसाइट की आ रही है जो कि मैंने सेलेक्ट की थी। यहाँ पे भी हमें शो हो रही है। इधर से मैं क्लिक करके किसी और को भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने इस वेबसाइट की सारी सेटिंग्स आ रही हैं कि इस वेबसाइट के ईमेल्स, इस वेबसाइट के बैकअप्स, इसकी डोमेन्स इसमें, और इसका फाइल मैनेजर और इसकी डेटाबेस। तो एक तरफ से मैं इसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको वहां से भी नजर आता रहे कि इस वेबसाइट में क्या चीज़ है। और इधर से हम होस्टिंग से भी उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको होस्टिंग की समझ हो कि होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेआउट बेशक डिफरेंट हो, लेकिन चीज़ें यही होंगी, फीचर्स यही होंगे, उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी यही होगा। लेआउट अलग हो सकता है कि उनकी उनको किस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये ऑप्शन कहाँ पे पड़ा है, ये ऑप्शन कहाँ पे पड़ा है, इनकी जगह अलग अलग होगी हर होस्टिंग में, हर सी पैनल में, लेकिन तरीका सबका सेम होगा, ठीक है। तो एक तरफ हमने ये ओपन कर लिया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। इसमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल होंगे, कुछ थीम्स होंगी, ठीक है। ये देखिए आपके सामने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, ये कुछ थीम्स हैं। और यूज़र भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक यूज़र है, ठीक है। तो आप लोग अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि वर्डप्रेस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे हम अपना यूज़र नेम चेंज कर सकें, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता होगा कि हम अपना यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते। हम एक बार जो यूज़र नेम रख देते हैं वो यूज़र नेम चेंज नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे पास होस्टिंग का एक्सेस है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है कोई भी, ठीक है। ये स्क्रीन पे क्या निशान आ रहा है? अच्छा, तो चलिए मैं ना फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ। वॉइस नहीं आ रही? हेलो। एक मिनट में टेस्ट कर लूँ। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा चलिए, मैंने फाइल मैनेजर ओपन किया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब भी हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं किसी वेबसाइट का, तो उसमें जो सबसे पहला फोल्डर होता है ना, वो पब्लिक आगे एच टी एम एल का होता है। किसी में पब्लिक डॉट एच टी एम एल होता है और किसी में पब्लिक ये अंडरस्कोर एच टी एम एल, ठीक है। तो यही पहला फोल्डर होता है। इसका मतलब, इसका ऐसे समझ लें कि ये होम पेज है, ठीक है। ऐसे समझ लें कि ये होम पेज का फोल्डर होता है। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं। तो यही सारी चीजें थी, जैसे कि डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, डब्ल्यू पी इंक्लूड्स। तो आप लोग अगर जैम्प यूज करते हैं, जैम्प या वेब सर्वर, तो उसमें भी जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो जो आपके पास फाइल्स आती हैं एच डी डॉक्स में, तो वो यही होती हैं, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, डब्ल्यू पी इंक्लूड्स। एक फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है डॉट एच डी एक्सेस की, ठीक है। ये इसको अगर मैं एडिट करूँ, इसको ओपन करके, तो इसमें देखें कुछ कोड लिखा हुआ है। इस फाइल की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को कुछ ऐसे समझने के रूल्स असाइन करते हैं। ये मैं आपको कोडिंग नहीं समझा रहा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ इस एक फाइल का काम कितना ज्यादा है। ये एक फाइल
हमें पूरी वेबसाइट को कुछ रूल्स असाइन करने के लिए यूज करते हैं हम, कि इसमें क्या रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, किस तरह की फाइल आपने लोड करनी है, किस तरह की फाइल आपने लोड नहीं करनी, कौन सी फाइल इसमें अपलोड होगी, कौन सी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो और भी काफी सारे तरह के रूल्स होते हैं, कुछ कैश फाइल्स के रूल्स होते हैं। तो अब देखो इसमें कुछ चीजें आपको शो हो रही होंगी कि बिगिन एलएस कैश, तो ये लाइट स्पीड सर्वर है। तो ये कुछ लाइट स्पीड जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ ये वाला एक प्लगइन है, जो कि वेबसाइट की कैश मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो उसकी कुछ ये रूल्स लिखे हुए हैं। रीराइट इंजन ऑन, कैश लुकअप ऑन, का मतलब ये इसमें कैश इनेबल की गई है। तो आगे कुछ और रूल्स हैं। तो ये चीज अगर कभी आपकी वेबसाइट में कोई इशू आता है ना, आप अपनी वेबसाइट पे एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर किसी वजह से आपकी वेबसाइट में कोई मेलवेयर आ जाता है, आपने कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल कर ली जिसमें कोई मेलवेयर था, तो मोस्ट केसेस में वो जो आपका वायरस है, वो जो आपका मेलवेयर है, वो जो अटैक करता है ना, वो डॉट एच टी एक्सेस फाइल पे अटैक करता है, इस फाइल पे। ठीक है। इस फाइल पे जब अटैक होता है तो इस फाइल में कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं। ठीक है। ये जो फाइल है, काफी केसेस में इस फाइल पे अटैक हो रहा होता है, डॉट एच टी एक्सेस को चेंज किया जाता है। इसके अलावा आपको एच डॉट एच टी एक्सेस के अलावा एक और फाइल भी मिल रही है, डॉट एच टी एक्सेस डॉट पी के। तो ये दोनों फाइल तकरीबन एक जैसी ही हैं, लेकिन जो मेन फाइल होती है वो ये होती है, डॉट एच टी एक्सेस। ये टेक्निकल एसईओ में भी आएगा। नहीं, टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ नहीं आती, सिक्योरिटी तो नहीं आती वेबसाइट की। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट की स्पीड वगैरह आ रही होती है, वेबसाइट के अंदर जो इंटरनल लिंक्स हैं वो कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, कोई भी 404 पेज पे तो नहीं जा रहा, और यूजर इंटरफेस मतलब यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो लगती छोटी हैं, लेकिन टेक्निकल एसईओ में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वो। ये चीज, क्योंकि अगर वेबसाइट डाउन होगी, इससे वेबसाइट डाउन हो जाए ये फिर टेक्निकल एसईओ में आता है, क्योंकि डाउन नहीं होनी चाहिए वेबसाइट। लेकिन सिक्योरिटी तो एक अलग चीज है वेबसाइट की। ठीक है। तो अगर आप में से कोई HTML जानता है तो उसको ये चीज पता होगी कि जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो हमारा जो होम पेज होता है उसका नाम हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट HTML। लेकिन क्योंकि वर्डप्रेस PHP पे चल रहा होता है, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन होती है एंड पे वो PHP होती है। तो ये एक फाइल है। आगे बाकी तो चलो ये चीजें चेंज होती रहेंगी, लेकिन एक जो फाइल होती है इम्पोर्टेंट वो ये भी होती है, WP कॉन्फ़िग। ये WP कॉन्फ़िग की आपको काफी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जरूरत पड़ने वाली है? क्योंकि जब कभी आपने अपने लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पे स्विच होना होता है, फॉर एग्जांपल आप जैम सर्वर यूज कर रहे हैं, तो आपने जैम सर्वर से अपनी वेबसाइट को मूव करना है किसी लाइव सर्वर में, मतलब किसी होस्टिंग पे उसको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ से भी चेंजिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखना डेटाबेस का नाम लिखा होगा, ये देखें, डिफाइन डीबी नेम। तो ये डेटाबेस का नाम है, डीबी नेम का मतलब डेटाबेस नेम। ठीक है। तो ये डेटाबेस का यूजर नेम लिखा हुआ है, ये उसका यूजर नेम है डेटाबेस का। आगे ये उसका पासवर्ड है डेटाबेस का। ठीक है। आगे ये होस्ट है, होस्ट की इतनी जरूरत नहीं होती, होस्ट तो हम लोकल होस्ट डाल देते हैं। लेकिन ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हम इधर WP कॉन्फ़िग से देखते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये जो वेबसाइट है हमारी ये वाली, ठीक है, shaistatarik.com, इस पे जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है फिलहाल, जो इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, ये सारी सेटिंग है, ये इसकी डेटाबेस कौन सी है? डेटाबेस ये वाली है, U189102757। तो ये वाली डेटाबेस है इसकी। ठीक है। तो ये मैं कॉपी भी कर लेता हूँ इधर से, ताकि इसको मैं नोटपैड में पेस्ट करके आपको दिखा भी सकूं। तो ये डेटाबेस का नाम था जो कि वहां पे लिखा हुआ आ रहा था। तो अभी इनका काम क्या है, मतलब इनका ये हमें करना क्या होता है, तो मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस असल में होती क्या है WP कॉन्फ़िग के साथ। इनको कभी हमें चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब हमने अपनी डेटाबेस चेंज करनी होती है, मतलब कि जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जा रहे होते हैं, तो हमें उस सर्वर की डेटाबेस के साथ खुद को कनेक्ट करना पड़ता है।
तो तब हमें जरूरत पड़ जाती है कभी कभी इनको चेंज करने की, या फिर अपनी डेटाबेस देखने के लिए भी जरूरत होती है कभी इसको। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। इसमें चेंजिंग नहीं करनी है अगर आपको जरूरत नहीं है तो, क्योंकि जो चेंजिंग आप इधर फाइल मैनेजर से कर रहे होते हैं ना, वो चेंजिंग रिवर्स नहीं कर सकते आप उसको फाइल मैनेजर से या डेटाबेस से। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कोड में कोई चेंजिंग कर दी ना और आपने इसको सेव कर दिया, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको अंडू नहीं कर सकते। वैसे समझ लें फिर वो वेस्ट हो गई। तो आपने जो भी करना है सोच समझ के करना है, उसका बैकअप लेके उसको एक बार डाउनलोड करके, ताकि अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो फिर करें। फॉर एग्जांपल आपने डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में चेंजिंग करनी है, तो ये डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल आप एक बार इसको पहले अपने पीसी में डाउनलोड कर लें यहाँ से, ठीक है। तो जब ये एक बार आपके पीसी में डाउनलोड डाउनलोड हो गया, जैसे कि ये डाउनलोड कर ली मैंने, अब मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है, मतलब मेरे पास उसका बैकअप पड़ा है। अब मैं इसमें चेंजिंग करूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें, तो मैं इसको डिलीट करके वो जो मैंने डाउनलोड की थी वही दोबारा अपलोड कर लूंगा, तो मेरा सारा काम ओके हो जाएगा। इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है जब हम अपना सर्वर चेंज कर रहे होते हैं, जब हम लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे जा रहे होते हैं, या फिर एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में मूव कर रहे होते हैं। मतलब कि वेबसाइट माइग्रेशन में इसकी काफी जरूरत पड़ती है डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल को के अंदर अपनी डेटाबेस को देखने के लिए, और फिर उसमें चेंजिंग करने के लिए, मतलब उसका यूजर नेम चेंज करना हो और लोकल होस्ट वगैरह चेंज करने की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। मतलब माइग्रेशन के टाइम ज्यादा यूज होती है ये डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल। तो अभी 1 मिनट 31 सेकेंड्स रहती हैं ये मीटिंग एंड होने में, तो हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे। और ये चीजें हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसमें क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो करते रहें, तो ये इतनी चीजें मुश्किल नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आप जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होगे, जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो मैं आपको overview करवा रहा हूँ ना, लेकिन अभी बेशक अब आपको सही से समझ ना भी है कि भाई इसका जरूरत क्या पड़ेगी, कैसे करना होगा, कैसे नहीं, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल तो लग रहा होगा लेकिन मुश्किल है नहीं इतना। क्योंकि मैंने इस चीज को ये देखा कि इतनी मुश्किल ये लगता था ना करने में, उतना मुश्किल था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जब जरूरत पड़ी मैंने इसको किया, कोई मसला आया नहीं, कभी भी नहीं आया है। या तो मैं कहूँ ना कि कभी आया हो, कभी मसला आया ही नहीं, क्योंकि ये इतनी चीज इजी थी कि भाई खुद ही होती गई। तो अभी मीटिंग एंड होने वाली है, इसके साथ हम उस तो अपनी डेटाबेस को भी देखेंगे, डेटाबेस में क्या होता है, और कुछ और चीजें भी देखते हैं इसमें कि इसमें ये जो फोल्डर्स बने हुए हैं ये किस लिए बने हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस लाजमी किया करें। सिक्योरिटी का इशू आए तो कैसे हैंडल करें? सिक्योरिटी के लिए कुछ प्लगइन्स होती है हमारे पास, जैसे आई थीम सिक्योरिटी है या फिर वर्ड फेंस है। तो हम वो प्लगइन्स यूज करते हैं अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। या फिर छोटी मोटी अगर हमें कोई ज्यादा इशू नहीं है सिक्योरिटी का, या फिर छोटे मोटे हमने बॉट्स अटैक से बचाना है, तो प्लगइन्स होते हैं लॉगिन लिमिट्स वाले, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ज्यादा इशू है तो हम आई थीम सिक्योरिटी या फिर वर्ड फेंस वगैरह यूज कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। जी, जिस वेबसाइट पे अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी का इशू है तो आप इसलिए उसके लिए पे भी करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट इतनी नहीं है कि आपको उसमें कोई सिक्योरिटी का ज्यादा इशू आए, तो जाहिर बात है फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फिर आप फ्री प्लगइन्स यूज करेंगे उसके लिए, जैसे कि लॉगिन लिमिट्स होती हैं। और एक प्लगइन और था जो कि अभी न्यू न्यू आया शायद, मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो देखी थी, मुझे अभी उसका नाम माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन जो सीरियस बिजनेस होते हैं वो तो सब सिक्योरिटी प्लगइन्स यूज करते हैं। क्योंकि जो लोग अपनी वेबसाइट पे अच्छा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो फिर सिक्योरिटी पे भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मोस्टली सिक्योरिटी पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते, वो फ्री प्लगइन्स पे ही गुजारा करते हैं। क्योंकि आप लोग भी इंडिविजुअल हैं तो आप लोग भी इतना यूज तो नहीं करेंगे।
लेकिन एक तरीका आपके पास ये है, अगर आप लोग फिर भी सिक्योरिटी का प्लगइन यूज करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने जो प्रीमियम प्लगइन्स हैं वो कैसे लेने हैं। ठीक है। तो प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स के लिए मैं खुद एक अपनी वेबसाइट भी रेडी कर रहा हूँ, जो कि शायद इसी वीक में रेडी हो जाए। तो उसमें आपको बिना अकाउंट बनाए भी इजिली आप वहां से सर्च करके अपनी मर्जी का प्लगइन और थीम डाउनलोड कर सकेंगे। एंड डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में डेटाबेस पासवर्ड वगैरह होता है जी। डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल में हमारी डेटाबेस का पासवर्ड, यूजर नेम और होस्ट होता है। तो डेटाबेस यूज हो रही होती है, जैसे अगर पीएचपी की किसी को नॉलेज है तो उसको पता चल रहा होगा डेटाबेस क्या होती है, क्योंकि देखिए, हमारे यूजर्स का डेटा है, हमारी जितनी भी हमारी ये वेबसाइट की सेटिंग्स हो रही हैं, ये जो हम सेटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी इसमें, तो ये इसका जो डेटा है, मतलब हमने अपनी वेबसाइट पे क्या किया, मतलब ये जो यूजर है, ये सारा डेटा किसी डेटाबेस में सेव हो रहा है। फाइल्स तो हैं जो हमारी, मतलब हमने फाइल वगैरह अपलोड की हैं, जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, जो कुछ भी है, वो तो चलो फाइल मैनेजर में सेव हो रहा है। लेकिन जो हम इसमें कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही हैं, या फिर किसी प्लगइन की हम सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें डेटाबेस में जाके अपनी डेटाबेस बना रही होती है, मतलब कि उसमें जाके पूरी डेटाबेस के टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स में जाके अपने अपने टेबल्स कवर कर रही होती हैं। तो उसकी हेल्प से दोनों चीजें मिलके काम करें। पीएचपी जो है वो अकेली काम नहीं करती। पीएचपी डेटाबेस के साथ मिलके फिर ही वर्डप्रेस को रन करती है। तो वर्डप्रेस पूरा पीएचपी पे चल रहा होता है। डेटाबेस का नाम माई होता है। ठीक है। डेटाबेस और भी काफी तरह की होती हैं, लेकिन वर्डप्रेस पीएचपी और माई डेटाबेस के जरिए काम करता है। तो अब ये चीजें हमने देखी, और इसके साथ आपको डेटाबेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर हम फोल्डर्स पे आएंगे। ये जो फोल्डर्स हैं ये क्यों बने हैं। जीएस वन एक फाइल टाइप होती है। ठीक है। इसके काफी सारे यूजेस हैं जीएस वन फाइल के। जैसे कि हम एलिमेंटर हम यूज करते आए हैं, तो एलिमेंटर की जब हम टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी जीएस वन फाइल में होती है। तो उसके और भी काफी सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमने जीएस वन फाइल की मदद से हम अपनी वेबसाइट का कुछ काम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सिर्फ एक फाइल टाइप है, लेकिन इसमें इसको हमने किस तरह यूज करना है, ये फिर आगे यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरह वो इसको यूज करना चाहता है। जैसे डॉट टीएक्सटी एक फाइल टाइप है ना, डॉट टीएक्सटी। डॉट डॉक ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है। इसी तरह डॉट पीएचपी ये पीएचपी की फाइल होती है। इस तरह डॉट जेएस वन ये भी एक फाइल टाइप होती है। बाकी फाइल टाइप्स की तरह एक्सटेंशन समझ लें। तो इसमें मैं जाता हूँ डेटाबेस में, ये देखें डेटाबेस लिखी आ रही है। किसी और होस्टिंग में किसी और जगह पे डेटाबेस लिखी आ रही होगी। इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें देखें मैनेजमेंट का ऑप्शन है, पीएचपी माई एडमिन का ऑप्शन है। तो चलें हम ये वाला ओपन ओपन करते हैं, पीएचपी माई एडमिन। इसमें होता क्या है पीएचपी माई एडमिन। तो पीएचपी माई एडमिन एक तरह का एक विजुअली डेटाबेस को चेक करने के लिए यूज होता है। मतलब कि वैसे तो डेटाबेस चीज ऐसी है ना, जो कि अगर हम कोडिंग के जरिए उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी माई एडमिन ऐसा समझ लें कि एक विजुअली हम उसको उस तक एक्सेस करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं, और कौन कौन सा टेबल कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स की हुई हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इधर हमारे सामने दो डेटाबेस आ रही हैं, एक किसी और वेबसाइट की होगी, एक किसी और वेबसाइट की होगी। ठीक है। तो हमारे डेटाबेस का जो नाम था वो ये था नाम। ठीक है। U18, आगे 910 आगे 2757 आगे HBT5T मतलब ये नीचे वाली ये जो डेटाबेस है ये हमारी इस वेबसाइट की है। ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो नीचे वाली है ये है हमारी उस वेबसाइट की। तो इसके सामने लिखा आ रहा है इंटर पीएचपी माई एडमिन, तो इस को मैं लॉगिन करता हूँ, इस वाली को।
क्योंकि यही हमारी इसकी डेटाबेस है। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग से देख लिया था। इस फाइल इसके मैं फाइल मैनेजर में जाके डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग से देखा मैंने कि हमारी जो डेटाबेस थी, डीबी नेम, तो डीबी नेम ये आ रहा था, एच बी, जिसके एंड में एच बी डी 5 टी था। तो यहाँ से मैंने देख लिया HBD5T वाली ये वाली है, तो इसको मैं इंटर PHP माई एडमिन करके ओपन करने लगा हूँ। जितनी चीजें आप सीख रहे हैं ना, ये काम आती हैं जब वेबसाइट डाउन हो चुकी हो। और तब अगर आप इस चीजों को सिर्फ इतना समझ लेंगे कि ये चीजें काम करती किस लिए हैं, तो इशू कोई भी आता है ना, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। कुछ ना कोई सोल्यूशन उसका निकल ही आएगा, ये वेबसाइट डाउन हो चुकी होगी। ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर का टाइम है, एक आपका टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर आपकी लगेगी। लेकिन जो आप इश्यू सॉल्व करेंगे ना, उसके जो आपको ऐसे समझ लें उसमें हम्म, जो आपकी उसकी प्राइस होगी वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि मोस्टली इस तरह के जो इश्यूज सॉल्व करते हैं वो प्राइस बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट जिसकी डाउन होगी उसका बिजनेस डाउन हो गया, तो फिर क्लाइंट्स ज्यादा पे करते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुका हूँ। तो इन चीजों को सिर्फ इतना समझ लें कि ये चीजें काम कर कैसे रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या चीज कैसे काम कर रही है। जी, आप अपनी मर्जी का डोमेन नेम भी, आप डेटाबेस नेम बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें, आप डेटाबेस नेम बना सकते हैं। आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करके जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगें, आप उसको उस अपनी न्यू डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पे है। PHP माई एडमिन में WP ऑप्शंस में ईमेल और पासवर्ड चेंज हो सकता है। जी, ईमेल चेंज हो सकता है, लेकिन जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड के लिए आपको एक डिकोडर चाहिए होगा और एक एनकोडर चाहिए होगा। क्योंकि पासवर्ड जो आपने रखा हो वो डायरेक्ट डेटाबेस में शो नहीं हो रहा होता, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए पासवर्ड को डायरेक्ट शो नहीं किया जा सकता। शो अगर कर दें तो सीधी सी बात है कि अगर कुछ अटैक होता है, कोई हमारी इस फाइल इस PHP माई एडमिन तक पहुंचता है, तो हमारा पासवर्ड भी आराम से देख लेगा। तो उसके लिए एनकोडर और एक डिकोडर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पासवर्ड रखा, आपको एग्जाम्पल इस तरह दे देता हूँ कि हमारा पासवर्ड था Pakistan 1 2 3। ठीक है। तो Pakistan 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल एक पासवर्ड है, चेंज हो जाता है। लेकिन कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। Pakistan 1 2 3 पासवर्ड हमने अपनी वेबसाइट का रखा, ये डेटाबेस में जो शो होगा ना, ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह का शो होगा। तो बहुत बड़ा सारा ऐसा पासवर्ड होगा जो कि इस तरह हमें शो हो रहा होगा। इससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये आखिर है क्या चीज, इसके पीछे Pakistan 1 2 3 बन रहा है, या क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो इसके लिए हमें उस चीज को एनकोड और एनकोडर और डिकोडर की जरूरत पड़ती है, अगर हमने अब पासवर्ड वहां से चेंज करना हो और अपनी मर्जी का पासवर्ड रखना हो। डायरेक्ट हम अपना पासवर्ड इंटर करके चेंज नहीं कर सकते। तो इधर आपको कुछ चीजें अब शो हो रही होंगी। तो ये कुछ टेबल्स वगैरह बने हुए हैं हमारी इस डेटाबेस के अंदर, इधर भी आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। इसमें देखें, कुछ चीजें ऑटो शेड्यूलर की आ रही हैं, उसको चलो छोड़ दें। इसमें WP कमेंट्स आ रही हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जो भी कमेंट्स हुई हैं, जैसे कि मैं आपको कमेंट्स में दिखा देता हूँ। तो ये देखें, एक कमेंट आपको पता है कि पहले से हुई होती है, वर्डप्रेस कमेंटर उसका नाम होता है और ये कमेंट होती है। तो ये हमें कहाँ पे शो होती है? ये मैं फाइल को बंद कर दूं जरा। मैं जाता हूँ WP कमेंट्स में, इसको मैंने क्लिक किया और ये ओपन होगी। यहाँ पे देखो, एक रो आ रही है इस टेबल के अंदर। तो ये रो है, इसमें देखें कमेंट ऑथर, जो इसका ऑथर है उसका नाम क्या है? वर्डप्रेस कमेंटर। ठीक है। तो उसके साथ बाकी सारी चीजें जो भी उसने की हैं हमारी वेबसाइट पे, वो सारी चीजें हमें इधर शो हो रही हैं। ठीक है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको इधर से डिलीट कर दूं, तो ये इधर से भी गायब हो जाएगी। ठीक है। तो आपको आपने ये चीज देखा कि फाइल मैनेजर और डेटाबेस दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। कुछ चीजें डेटाबेस के जरिए मैनेज करते हैं हम, कुछ चीजें फाइल मैनेजर के जरिए हम मैनेज कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ इधर से,
ठीक है। तो एक कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आपने इसको डिलीट करना है वाकई। तो ओके कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। यहाँ पे आके मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें डिलीट हो गई है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने जब यहाँ से डिलीट किया उसको, तो ये ट्रैश में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये अपने सोर्स से डिलीट हो गया। मतलब कि हमारे डेटाबेस में इस तरह की कुछ चीज अभी बाकी ही नहीं है, तो ट्रैश में भी नहीं आएगा। मतलब कि इधर से हम जो कुछ भी करेंगे वो परमानेंट होगा। उसमें अगर कोई चीज गलती होती है तो इधर इसका भी आप एक बार बैकअप लेके रख लिया करें। जब भी आपने डेटाबेस या फाइल मैनेजर के साथ काम करना है तो उन फाइल्स का बैकअप आप लाजमी ले लें पहले, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसे ना हो कि आप क्लाइंट का थोड़ा फायदा करने की बजाय उल्टा उसका ज्यादा नुकसान कर दें, उसकी पूरी वेबसाइट ही बेचारे की उड़ जाए। तो उससे अच्छा है कि आप उसका बैकअप लेके रख लें। अगर कभी कोई मसला हो जाता है तो आप उसका बैकअप जो आपने आपके पास बैकअप पड़ा होगा वो दोबारा इंपोर्ट कर दें, तो सारा कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखें सारे लाइट स्पीड यूआरएल, ये तो उसमें कैश प्लगइन्स की आ रही हैं अपने डेटाबेस, जो हमने कैश प्लगइन किया हुआ है। और हमारा जो सर्वर है, सर्वर की भी टाइप्स होती हैं। ये जो होस्टिंग का सर्वर है ये लाइट स्पीड सर्वर है, तो इसलिए उन्होंने इसकी अलग अलग टेबल्स भी बना के दिए हैं उनको। इस कैश प्लगइन की हेल्प से ये प्लगइन आपको इधर शो भी हो रहा होगा। किधर गया ये वाला लाइट स्पीड कैश। तो इसके साथ नीचे है डब्ल्यूपी ऑप्शंस। ठीक है। तो ऑप्शंस में हमारी वेबसाइट की जो सेटिंग्स होती हैं वो शो हो रही होती हैं। ये देखें हमारी साइट का यूआरएल और हमारी साइट का होम पेज कहाँ पे है, सेटिंग्स में। ये देखें वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल जो है और साइट एड्रेस। ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरह ये देखें ब्लॉग नेम, कौन सा ब्लॉग नेम है, के आई डी एम ट्राई वन। तो ये देखें के आई डी एम ट्राई वन, अगर मैं इधर से चेंज करता हूँ तो इधर से भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये तो चीजें इतनी खास नहीं है, मतलब कि ये तो हम ऑटोमेटिकली इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चीजें काम कर कैसे रही हैं। फाइल मैनेजर का तो मैंने बताया था कि हम उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास। जैसे मैंने डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल को अपने पास डाउनलोड किया, तो ऐसे हम उस पर क्लिक करके फाइल मैनेजर से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। और जो ये है पीएचपी माई एडमिन, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आके हम पूरी डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ टेबल्स को एक्सपोर्ट कर लेते हैं जो भी हम जिसके साथ भी हमने पंगे करने हैं उसको एक्सपोर्ट करके हम अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। और अगर फिर इंपोर्ट करना पड़े तो हम इधर से आके उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी साथ में ईमेल आ रहा है हमारा, तो इधर से हम ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। एंड डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग और डेटाबेस हो गया, और फाइल्स के बारे में बताएं। डेटाबेस हो गया। अभी ये देखें इधर हमारा पासवर्ड आ रहा है, अगर मैं इसको एडिट करके आपको दिखाऊं तो मेल सर्वर पास, एक मिनट। मेल डॉट, ये दूसरा। अभी इधर ही एक और चीज भी होगी, किधर की टाइम फॉर्मेट, डब्ल्यूपी ऑप्शंस में ये वो चीजें आ रही हैं जो कि हमने अपने लिए सेटिंग्स में सेट की थी। आपको मैंने बताया था कि हम अपनी वेबसाइट में जो भी सेटिंग्स वगैरह करते हैं वो डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं। जो फाइल्स वगैरह होती हैं जो हम कुछ अपलोड करते हैं, या वर्डप्रेस हम उस पर इंस्टॉल किया तो वर्डप्रेस की सारी फाइल्स वो फाइल मैनेजर में जा रही हैं। बाकी उसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ कमेंट्स वगैरह आ रही हैं, जब कोई प्लगइन्स कुछ काम कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो वो सारी चीजें इधर मैनेज हो रही है कि कौन सी चीज कहाँ पे और कौन सी चीज कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है। जैसे इसमें अगर आप उसको सिर्फ पढ़ते जाए ना कि ये साथ में क्या लिखा हो, जैसे कि मेल सर्वर यूआरएल, तो मेल सर्वर आपको पता होगा इसमें आ रहा होता है राइटिंग में। ये देख कि अगर आपने मेल के जरिए कुछ पोस्ट करनी है तो
जब आप मेल के जरिए पोस्ट करना चाहते हैं तो मेल के जरिए मैंने तो खुद कभी आज तक नहीं की, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी नहीं कि मैं मेल के जरिए, अपने मेल के जरिए पोस्ट कर रहा हूँ। जो बंदा मेल के जरिए कर सकता है वो डायरेक्ट वर्डप्रेस लॉगिन करके भी कर सकता है। जैसे आपने एक और चीज भी देखी होगी कि वर्डप्रेस में ये एक टूल्स का एक फीचर है, ठीक है, कि इसमें कुछ अवेलेबल टूल्स हैं इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो टूल्स है ना, ये वर्डप्रेस में काफी सालों से हैं, ठीक है। पहले जब इस तरह के प्लगइन्स नहीं होते थे ना, बैकअप लेने वाले, चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, तो उस वक्त ये टूल्स हमें हेल्प करते थे। अगर हमने ये जो पोस्ट है इनका एक्सपोर्ट करना है, फिर किसी और में अपलोड करना है, तो हम इन टूल्स का यूज करते थे। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वर्डप्रेस इंप्रूव होता गया, तो उसमें काफी सारे टूल्स आते गए। तो तब से ये जो टूल्स हैं, इनको यूज करना लोगों ने बंद कर दिया, समझ ले, बंद कर दिया। अभी मैंने खुद इतने सालों में कभी इन टूल्स को यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उनको यूज करता हूँ, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह ये भी एक फीचर उन्होंने दिया हुआ है जिसको मैंने खुद आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वर्डप्रेस पुरानी चीजों को रिमूव नहीं कर रहा, वो भी चीजें वही वहीं की वही हैं, अगर कोई यूज करना चाहे तो। लेकिन यूज कोई करता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई यूज करता होगा इन चीजों को। तो चलें, हम इससे इसके साथ एक चीज और भी देख लेते हैं, डब्ल्यू पोस्ट। आपको पता है पोस्ट पोस्ट की चीजें, जो भी पोस्ट की सेटिंग्स वगैरह होंगी वो इधर आ रही होंगी। इसी तरह और क्या चीज होगी इसमें, यूजर्स की चीजें इधर आ रही होंगी। इसमें ये जो टेबल्स आपके सामने आ रहे हैं, ये हो सकता है आपकी वेबसाइट में और आए, ठीक है, अलग आए उसमें। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट के में जो प्लगइन्स होंगे वो भी कुछ टेबल्स बना रहे होते हैं, तो वो हो सकता है अलग आए। लेकिन मेन मेन चीजें सबकी सेम होंगी, जैसे कि डब्ल्यू पी कॉमेंट सब में होगा, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू पी ऑप्शन सब में होगा, ये डब्ल्यू पी पोस्ट सब में होगा, अगर आपने पोस्ट को किसी प्लगइन की हेल्प से डिलीट नहीं किया तो, ठीक है। कुछ कुछ प्लगइन्स होते हैं जो कि डिफॉल्ट पोस्ट का ऑप्शन खत्म कर देते हैं, अगर फिर ये भी होगा। उसके साथ डब्ल्यूपी टर्म्स हैं तो ये भी होगा। टेक्सोनमीज होगा, टेक्सोनमीज का मतलब होता है जो कैटेगरीज और टैग्स वगैरह हम यूज करते हैं। तो किधर गया ये? इसके साथ डब्ल्यूपी यूजर्स हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ये भी लाजमी होगा। बाकी ये जो बाकी चीजें आ रही हैं, ये हो सकता है आपकी वेबसाइट में हो और हो सकता है ना हो। अभी ये देखें, हमारा यूजर एक ही था, एक वो था अब्दुल, ठीक है, उसका यूजर नेम था। उसका जो पासवर्ड था, देखो ये वाला पासवर्ड आ रहा है, यहाँ तक कि ये पासवर्ड नहीं है मेरी वेबसाइट का। तो क्योंकि इसने मेरे पासवर्ड को डिकोड कर दिया, तो मतलब कि एनकोड कर दिया। अभी इसको डिकोड करना चाहूँ तो मेरे पास एक इसका एनकोडर और डिकोडर होना चाहिए, जिसकी मदद से इस पासवर्ड को एनकोड या डिकोड किया जा सके। डायरेक्ट पासवर्ड शो नहीं किया जा सकता, आप खुद भी समझते होंगे कि कोई भी अपना पासवर्ड शो नहीं करना चाहता किसी को। तो इसमें बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो आ रही हैं, जहाँ से आप इसका अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, इधर से भी अगर करना चाहें तो। वैसे तो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास यूजर नेम चेंज करने का, लेकिन इधर से हम कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके सेव कर दें तो ये यूजर नेम चेंज हो जाएगा। तो दोबारा फाइल मैनेजर में आते हैं। इधर से दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। डिफॉल्ट डॉट पीएचपी का, डिफॉल्ट डॉट पीएचपी ये फाइल्स में होगा, इधर तो नहीं होगा ये। इधर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सेस फाइल्स ऑफ इस वेबसाइट, मतलब जो भी हमने ओपन की हुई है, या फिर हमारी पूरी होस्टिंग में जितनी भी वेबसाइट्स होस्ट हैं, सबका फाइल मैनेजर ओपन करना है तो ये वाला, इसको आप क्लिक करें। अगर आपने सिर्फ इस वेबसाइट की के फाइल मैनेजर में जाना है तो ये वाला ओपन करें। जैसे हमने पहले कहाँ से क्लिक किया था, डैशबोर्ड में जाके इस पे क्लिक किया था फाइल मैनेजर में, तो हमारे सामने डायरेक्ट फाइल मैनेजर ओपन हो गया। किसका ओपन हुआ? सिर्फ हमारी इस वेबसाइट का ओपन हुआ था, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल पहले आया था, फिर उसके बाद हम उसको ओपन किया तो वर्डप्रेस की फाइल जाना स्टार्ट हो गई। तो अभी हम वहां से नहीं कर रहे, हम यहाँ से कर रहे हैं फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे हमारे पास सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि सारी वेब होस्टिंग में जितनी भी वेबसाइट्स होस्ट हैं सबका फाइल मैनेजर। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें जो चीजें आएंगी, इसमें सबका फाइल मैनेजर ओपन होगा।
अभी देखें इसमें सबका फाइल मैनेजर ओपन हो, इसमें भी देखें पब्लिक HTML है, साथ में डोमेन्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो आ रही हैं, ठीक है। इधर डोमेन पे क्लिक करके प्रिंट डोमेन देख सकता हूँ कि ये 3 डोमेन्स हैं जो फिलहाल इस वेबसाइट पे पोस्ट हुई हुई हैं, ये तीनों हैं। कौन सा फाइल हैक होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वेबसाइट पे वो डॉट एच टी एक्स एस फाइल पे होता है, क्योंकि डॉट एच टी एक्स एस फाइल से आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर जाती है। और उसमें कुछ रूल्स ऐसे लगाए जाते हैं जैसे कि वर्डप्रेस में एज अ डिफॉल्ट आप डॉट एसवीजी फाइल को नहीं लगा सकते, मतलब एसवीजी फाइल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट एच टी एक्स एस फाइल आपको दिखा देता हूँ कि इसको अगर हम ओपन करते हैं, ये फाइल होती है डॉट एच टी एक्सेस। आपको इधर सही से शो नहीं हो रही होगी क्योंकि ये फाइल इसका रंग इसी तरह का होता है, तो डॉट एच टी एक्सेस, हाँ जी डॉट एच टी एक्सेस। तो इस फाइल पे ज्यादा अटैक्स हो रहा होता है। और एक चीज, एक फाइल और भी होती है जिसपे अटैक होता है, वो कौन सी है? डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग। डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग पे होता है और ज्यादा डॉट एच टी एक्सेस पे होता है, इन दो फाइल्स पे। क्यों? क्योंकि इन दो फाइल्स की हेल्प से लोग हमारी जो अटैकर्स होते हैं वो हमारे वर्डप्रेस में कुछ मेलवेयर अपलोड करते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस में आपने देखा होगा, अगर आप उस वर्डप्रेस में एज अ डिफॉल्ट डॉट एसवीजी फाइल अपलोड करना चाहें तो वर्डप्रेस एरर दे देता है, वो कहता है कि आप डॉट एसवीजी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। विन वेबसाइट इज हैक। देखिए जब वेबसाइट हैक होती है ना, तो रिसेंटली मेरी एक वेबसाइट हुई भी थी। ए, तो उसको मैंने जब ठीक किया था तो मैंने किस तरह ठीक किया, उसमें कुछ मेलवेयर था, वो इतना कोई बड़ा अटैक तो नहीं था, लेकिन छोटा मोटा था उसमें। वेबसाइट को उसने डाउन किया हुआ था, डिलीट नहीं किया था। तो एक तो आपके पास बैकअप होना चाहिए जी, बिल्कुल आपने सही बोला, बैकअप होना चाहिए आपके पास। अगर आप डेली अपना बैकअप लेते रहते हैं तो आपको इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी वेबसाइट पे काम करना है तो आप उसका डेली बैकअप लेते रहें, या फिर आपकी होस्टिंग में भी ऑप्शन होता है कि वो उसका डेली बैकअप बैकअप लेती है, या फिर वीकली बैकअप। जैसे कि इस होस्टिंग पैकेज में वीकली बैकअप ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली ये जो होस्टिंग है वीकली बैकअप लेती रहती है, ठीक है, ये जो होस्टिंग पैकेज है आपका। तो एक तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जिनको आप ठीक नहीं कर पाते। कुछ अटैक्स इतने बुरे होते हैं कि आपके बस में कुछ नहीं होता, वेबसाइट पूरी डिलीट हो चुकी होती है। लेकिन जो छोटे मोटे अटैक्स होते हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे आपने कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो वो ज्यादातर डॉट एच टी एक्सेस को चेंज कर देते हैं उसमें। वो डॉट पीएचपी को डिसअलाउ कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स को डिसअलाउ कर देते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि रिसेंटली मेरी वेबसाइट को डाउन किया हुआ था एक छोटे से मेलवेयर ने। तो वो क्यों किया हुआ था, उसने क्या किया हुआ था असल में, उसने सिर्फ डॉट एच टी एक्सेस को चेंज किया था। उसने डॉट एच टी एक्सेस के अंदर पीएचपी फाइल्स को डिसअलाउ किया हुआ था, कि उसको उसने परमिशन नहीं दी हुई थी रन रन होने की। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जहाँ से हम वेबसाइट के रूल सेट करते हैं, तो उसने एक रूल सेट कर दिया कि पीएचपी फाइल्स काम नहीं करेंगी। तो जब पीएचपी काम करना बंद हो गई तो पूरी वेबसाइट डाउन होना ही है, सीधी सी बात है। तो मेरी वेबसाइट पूरी डाउन हो गई थी, लेकिन जब मैंने देखा था जो छोटा सा इशू था तो मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कुछ अटैक्स आपकी वेबसाइट डिलीट कर देते हैं। तो इसमें देखें एक और फोल्डर बना हुआ है AW टेम्प वेबसाइट, तो ये वही फोल्डर है जो कि हमने अपनी एक पिछली क्लास में बनाया था शायद, या उससे पिछली क्लास में। होस्टिंगर तो वीकली ले रहा है बैकअप, हाँ जी, होस्टिंगर ये जो है इस पैकेज में वीकली बैकअप होता है। अगर हम खुद डेली बैकअप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वर्डप्रेस में काफी सारे प्लगइन्स हैं बैकअप लेने के लिए, तो हम खुद वहां से प्लगइन्स ले सकते हैं, उन प्लगइन्स की हेल्प से भी बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस होस्टिंग से भी बैकअप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं होस्टिंग के जरिए अगर हम बैकअप लेते हैं तो। जैसे कि इसमें
ये डेली बैकअप्स लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है डिसेबल्ड। इसको मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए वो कह रहा है अगर आपने डेली बैकअप्स लेने हैं तो आपको ये फी देना पड़ेगी, ठीक है, $2.9 पर मंथ। तो इसमें वीकली बैकअप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मैनुअली बैकअप लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने ऑप्शन आ भी रहे हैं कि अपने जनरेट न्यू बैकअप लेना है तो इधर से ले लें, सिर्फ डेटाबेस का बैकअप लेना है इधर से ले लें, सिर्फ फाइल्स का बैकअप लेना है तो इधर से ले लें। अगर आपके पास बैकअप पड़ा है, आपने रिस्टोर करना है तो यहाँ से रिस्टोर करें। यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस देता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी पहले यहीं से करता था, लेकिन फिर जब इन्होंने लिमिटेशंस देना शुरू की तो फिर मैंने प्लगइन्स को यूज करना शुरू किया था। जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये देखें वो कह रहा है कि विल स्टार्ट जनरेटिंग अ न्यू बैकअप ऑफ योर करंट फाइल्स एंड डेटाबेस, कीप इन माइंड यू कैन ओनली जनरेट वन न्यू बैकअप इन 24 आवर्स। कि आप 24 आवर्स में सिर्फ एक बैकअप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इनकी कि 24 आवर्स में सिर्फ एक बैकअप बैकअप आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा बैकअप नहीं बना सकते 24 आवर्स में। तो फॉर एग्जांपल इस होस्टिंग में तीन तीन है ना, आपके सामने तीन है, तीन वेबसाइट्स हैं। तो आप तीनों में से किसी एक का बैकअप ही बना सकते हैं एक दिन में। अगले दिन आप दूसरी का बनाए, तीसरे दिन तीसरी का बनाए, तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ एक का ही बैकअप बन सकता है। तो ये लिमिटेशंस हैं इसमें। डेली बैकअप इस तरह आप मैनुअली ले सकते हैं, अगर आपके पास एक ही वेबसाइट है तो फिर आपको मसला नहीं है। ठीक है, हो गया। तो समझ आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस मीटिंग को एंड होने में भी तकरीबन 9-10 मिनट रह गए हैं। इसमें आप लोग अगर क्वेश्चंस कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं जो कर रहे हैं वो इसमें चल क्या रहा है। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो करते रहें। और इसके साथ फोल्डर्स को देखते हैं। इन फोल्डर्स को हमने पहले देखा था, लेकिन एक इशू हो गया पिछली क्लास में। वो ये कि पिछली क्लास में मुझे रिकॉर्डिंग करना याद नहीं रहा था। दूसरी जो हमारी मीटिंग थी, जो हमने दूसरी बार ज्वाइन की थी, तो इसलिए फोल्डर्स फोल्डर्स को दोबारा बताना पड़ेगा कि फोल्डर्स में जो हमारी वेबसाइट की कुछ फाइल्स होती हैं जिनको अगर हम डिलीट करते हैं, मोस्टली तो हमने इधर से कवर कर लिया। फोल्डर्स में भी वही चीजें होती हैं, कोई इतनी कोई और चीजें तो हैं। जैसे मैं डब्ल्यूपी कंटेंट ओपन करता हूँ, डब्ल्यूपी कंटेंट में हमारे प्लगइन्स जितने भी इंस्टॉल्ड हैं हमारी वेबसाइट पे, ये वाले, ये सारे प्लगइन्स, ये प्लगइन्स में शो हो रहे होते हैं। या देखिए आपके सामने आपके ये सारे प्लगइन्स शो हो रहे हैं। अकेसमेंट प्लगइन, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, होस्टिंगर प्लगइन, लाइट स्पीड कैश प्लगइन, डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट प्लगइन। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके सामने डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट का एक प्लगइन है, ठीक है, उसका अपडेट भी आया हुआ है। तो इधर से अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ये डिलीट का बटन है, ठीक है, मैंने इधर से इसको डिलीट किया तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज़ मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है, क्योंकि पिछली क्लास में हम ये इशू था कि ये प्लगइन्स किस किस के लिए हैं। ये प्लगइन्स किसी काम के भी नहीं है। ये प्लगइन्स जब हम अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं ना, वर्डप्रेस, तो कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये वही प्लगइन्स हैं। जैसे होस्टिंगर ने एक अपना प्लगइन किया हुआ है। होस्टिंगर का जो हमारा ये जो पैकेज है, ये लाइट स्पीड सर्वर है, तो उसने लाइट स्पीड का भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह उसने एक ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि अगर हमने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो इससे करें। और ये एक्समिट और हॉली डॉली, हेलो डॉली, ये दो प्लगइन्स होते हैं जो वर्डप्रेस में एज अ डिफॉल्ट आते हैं। ये दोनों प्लगइन्स, ये प्लगइन तो काम का होता है अगर ये, लेकिन ये पेड होता है। इसके अंदर जो प्लान्स होते हैं वो पेड होते हैं। ये प्लगइन नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे समझने की वर्डप्रेस की पहचान होती है, ऐसे बस, और कुछ नहीं है ये। तो अगर मैं इधर से डिलीट करता हूँ कोई प्लगइन, तब वो यहाँ से भी डिलीट होगा। देखिए अभी hello.php नाम से फाइल आ रही है ना,
इसको मैं इधर से डिलीट नहीं किया, लेकिन मैं अगर रिफ्रेश करूं तो वो hello डॉट पीएचपी वाली फाइल खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर से उसको डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं वापस जाता हूँ डब्ल्यूपी कंटेंट में, और इसमें थीम्स आ रही हैं, तो इसमें थीम्स वही आ रही हैं जो कि हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं, 2021, 2023, 2022। तो पेरेंट्स में देखें वही आ रही हैं, 2023, 2021, 2022। बात वही है कि इधर से डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट होगी, या फिर इधर से डिलीट डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट होगी। तो आपस में ये चीजें लिंक हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया इस वेबसाइट पे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ पहले से ही इंस्टॉल्ड है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये चीजें पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। तो बाद में हम इसको रिमूव करना चाहें करते हैं, नहीं करना ना करें, ये अपने ऊपर है। लेकिन जो करना है फिर अपनी मर्जी से ही करना है। जैसे कि मैं 2021 को डिलीट कर रहा हूँ इधर से, 2021 ये वाली मैंने डिलीट की है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगी। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें, फिर इससे नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि जो हमारी पोस्टिंग थी इसमें जो मेन मेन चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं। सब डोमेन्स भी कवर कर लिया, और फाइल मैनेजर को कवर कर लिया, और उसके साथ डेटाबेस को भी देख लिया, बैकअप्स को भी देख लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को भी देख लिया। हम थीम फ्री वाली यूज करेंगे प्रोफाइल वेबसाइट के लिए या पेड? प्रोफाइल वेबसाइट के लिए मैं तो मोस्टली जो थीम यूज करता हूँ वो फ्री थीम है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद थीम है वो ये वाली थीम है, ये वाली हेलो एलिमेंटर। ये थीम मुझे इतनी पसंद है कि हर बार तकरीबन 90% मैं यही थीम यूज करता हूँ, बाकी 10% मैं बाकी जितनी भी थीम्स है उनको यूज करता हूँ। कभी कोई कभी कोई कभी कोई, लेकिन 90% वेबसाइट्स में ये वाली थीम यूज होती है। मैं यूज करता हूँ अपना हेलो एलिमेंटर। और मैंने रिसेंटली एक क्विज देखा था, एक यूट्यूब पे किसी ने जो पोल होता है ना, पोल वोट्स, उसमें था कि आप ज्यादा थीम्स कौन सी यूज करते हैं। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो वोट्स आए थे वो इस थीम के आए थे, क्योंकि मोस्टली लोग इसी थीम को यूज करके चीजें बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत लाइट वेट थीम है और पूरी तरह एलिमेंटर के साथ कंपेटिबल है। क्योंकि ये एलिमेंटर वालों की ही थीम है तो ज्यादा लोग फिर इसी को यूज करते हैं। नहीं, सारी थीम्स फ्री नहीं होती हैं, कुछ थीम्स पेड होती हैं, कुछ थीम्स फ्री होती हैं। पेड थीम्स में फीचर्स ज्यादा होते हैं, फ्री थीम्स में फीचर्स कम होते हैं। तो पेड थीम्स आपको थीम फर्स्ट से मिल जाती हैं, एनवेटो एलिमेंट से मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम थीम फर्स्ट में जाएं तो यहाँ से आपको वर्डप्रेस की थीम्स मिल जाती हैं, पेड थीम्स, ठीक है। ठीक है, तो आपने सर्च करना है और आपको वर्डप्रेस की, जैसे कि पॉपुलर आइटम्स में आपको पॉपुलर थीम्स मिल जाएंगी वर्डप्रेस की, ये उनकी प्राइसेस हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कोई ब्लॉग के लिए थीम लेनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह नीचे है, ये बड़ी प्रेस है, तो आपने अगर कोई प्रोफाइल बनाने के लिए आप उसमें, बड़ी प्रेस ज्यादातर प्रोफाइल्स के लिए यूज होता है, तो इस तरह की थीम आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कोऑपरेटिव, क्रिएटिव, डायरेक्टरी, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एलिमेंटर, जिस तरह की थीम भी आपको चाहिए वो इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं अलग अलग वर्डप्रेस के सेक्शंस में। टेक्नोलॉजी, वेडिंग और ये वो फलाना टिमकाना हर चीज। तो प्लगइन्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, कोड कैनियन में। तो कोड कैनियन एक वेबसाइट है अलग, जहाँ से आपको वर्डप्रेस के प्रीमियम प्लगइन्स मिलते हैं। प्रीमियम प्लगइन्स भी होते हैं, प्रीमियम थीम्स भी होती हैं, दोनों चीजें वर्डप्रेस में यूज होती हैं। तो 1 मिनट रह गया, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर।
क्लियर, सब कुछ क्लियर। मीन्स ब्लैंक। कोई और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? एंड करें? ये भी है।